नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ बाजार दर्शन पार्ट के सेकेंड पार्ट में। जो है ये जैनंद कुमार जी द्वारा लिखा हुआ निबंध है, वैचारिक निबंध है। इसको मैंने पहले ही पार्ट में बताया था। जैनंद कुमार जी ने शास्त्र जैसे जटिल विषय को साहित्यिक लालित्य के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये गहन वैचारिक निबंध है। इन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र कैसे अनीत शास्त्र बन जाता है जब हमारा अपने मन पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इन्होंने बाजार की जटिल संरचना को बताया। उन्होंने बताया है कि बाजार कैसे हमारे मन पर प्रभाव डालता है और जब हमारा मन बाजार के प्रभाव में आ जाता है तो किस प्रकार से हम स्वयं का अनर्थ कर बैठते हैं और किस प्रकार से हमें त्रास मिलता है, दुख मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता है तो उसका परिणाम तो दुखद ही होगा। क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने आप और को नुकसान पहुंचाने के बाद अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद तो दुख होना लाजमी है। तो इन्होंने बताया है अपने 3 उदाहरण के माध्यम से कि बाजार किस प्रकार से हमें अपने प्रभाव में लेता है। तो पहला उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया कि लेखक ने अपने एक मित्र के माध्यम से बताया था कि उनका जो पहला मित्र था वो किस प्रकार से बाजार गया और चूंकि उसका मन खाली था, उसे पता नहीं था कि प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, तो बाजार से सारी वस्तुएं उठा ले आया और जेब खाली करके आया। तो उसके बाद वो कहने लगा कि बाजार शैतान का जाल है और उसके जाल में कोई न फंसे तो क्या करे। तो लेखक ने स्पष्ट किया कि वास्तव में बाजार एक इंद्रजाल का काम करता है और वो आदमी को अपने प्रभाव में ले लेता है अगर मन पे कंट्रोल ना हो। क्योंकि बाजार जाने से पहले व्यक्ति को ये पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या लेना है, हमें उस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है, कहाँ लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने कीमत का लेना है। तो इस प्रकार से जब हम प्लानिंग करके बाजार में जाते हैं तो बाजार हमें सार्थकता प्रदान करती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम जब भी बाजार जाएं तो हमारा मन भरा हो। किससे भरा हो? प्लानिंग से भरा हो, योजना से भरा हो। क्योंकि लेखक ने आगे चल करके पाठ में बताया है कि बाजार में एक जादू होता है। जैसे लोहे पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है वैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर बाजार का प्रभाव पड़ता है जिसका मन खाली हो और जेब भरी हो। यानी जेब में पैसा हो और मन खाली हो, उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, तो बाजार से वो अनर्गल चीजें उठा ले आता है। क्योंकि बाजार का सौंदर्य इतना मोहक होता है कि आदमी उसके प्रभाव में पड़ ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाजार में जाते हैं तो तरह तरह से दुकानदार अपनी दुकानों को सजा करके रखते हैं। घटिया से घटिया सामान, इतनी सुंदर उसकी पैकेजिंग होती है कि हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं, उसकी कीमत पूछने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो होता है कि उनके जेब में पैसा भी नहीं रहेगा तो भी उसका पूछताछ करने लगते हैं कि क्या सामान है, कितने का है, कैसे है। घर में वो चीज उठा ले आते हैं भले ही उसकी आवश्यकता न हो। इतना सुंदर सजा धजा करके रखे। आजकल तो बाजार बहुत ज्यादा ही प्रभाव में हमको ले रहा है क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से, वो टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमारे घर के अंदर तक घुस आया है। अब तो बचना और मुश्किल है बाजार के इंद्रजाल से। तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो बाजार दर्शन निबंध की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये हमें सचेत करता है, अवेयर करता है कि हमें किस प्रकार से अपने मन पे नियंत्रण करना है। अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर हम जो है पतन के गर्त में डूब जाएंगे। क्योंकि हम अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता का नकल करते जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है बहुत ज्यादा अनर्गल भोग विलास में विश्वास नहीं करती है, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखती है भारतीय संस्कृति। और हम लोग बहुत ज्यादा, कहा भी गया है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, ऐसा कहा भी गया है। तो भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा संचय में भी विश्वास नहीं करती, बहुत ज्यादा भोग विलास में भी विश्वास नहीं करती है, मध्यम मार्ग को अपनाना जानती है, संयम पूर्वक अपने धन को खर्च करना हमारी संस्कृति सिखाती है। और वास्तव में हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, उसे हमें अपनाना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हम सबको यही सचेत किया है कि हमें जब भी बाजार जाना है तो प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, नहीं तो बाजार उसी प्रकार से हमें अपने प्रभाव में ले लेगा
जैसे लोहे को अपने प्रभाव में चुंबक ले लेता है। तो लेखक ने अपने दूसरे मित्र के माध्यम से एक बाजार का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि लेखक के एक मित्र दोपहर को मार्केट जाते हैं और ये कह करके जाते हैं कि बाजार से हमें कुछ लेना है, और वो शाम को वापस आते हैं लेकिन उनका हाथ खाली होता है। तो लेखक ने उनसे प्रश्न किया आश्चर्यचकित होकर के कि कहाँ रहे। तो लेखक के मित्र ने कहा कि बाजार देखते रहे। अब लेखक को आश्चर्य हो कि बाजार देखते रहे, बाजार में क्या देखते रहे, आखिर कुछ लेने गए थे, लेके नहीं आए, बाजार क्यों देखते रहे। तो लेखक के मित्र ने कहा कि मत पूछो, बाजार में ऐसी ऐसी चीजों को सजा करके रखा हुआ है, इतनी सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं हैं कि मन करता है कि सारी जितनी भी वस्तुएं सबको अपने घर पे उठा ले आऊं। अगर मैं उनमें से किसी एक चीज को लेता तो बाकी अन्य वस्तुओं को छोड़ना पड़ता। तो मैं किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेकर के आया। लेखक को मन में हंसी आ गई। उसने कहा ये भी खूब है। फिर उसने कहा ठीक ही है कि जब आपको सही सही नहीं पता है कि आपको क्या लेना है, तो फिर बाकी चीजों को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर पता ही नहीं है क्या लेना है तो आप अनर्गल और अनावश्यक चीजों को लेकर के आएंगे और बाद में उसका परिणाम जो है त्रास देने वाला होगा। मन में तृष्णा होगी, मन में कष्ट होगा कि हमने अपने पैसे को नाहक खर्चा कर दिया। आमतौर पे हम लोगों अधिकतर लोग जो बाजार जाते हैं तो प्लानिंग करके नहीं जाते। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के सुंदर वस्तुओं को देखेंगे। एक वस्तु अगर कोई महिला ही देख लीजिए कि महिला अगर बाजार जाती है अपने लिए एक साड़ी लेना है, तो वहाँ और भी साड़ियाँ रहती है, उनको देख करके उसका मन जो है ललचा जाता है और बदले में एक साड़ी के बदले में 3-4 साड़ी उठा लाती है, और जबकि उन साड़ियों की उसे आवश्यकता नहीं होती है, वो फिजूल खर्ची करके आ जाती है। बाद में शायद उसे पश्चाताप भी होता होगा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैंने अपना बजट बिगाड़ दिया और इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो खरीद के ला चुकी है तो उसे रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से लोग करते हैं। बहुत सारे लोग तो बाजार जाते हैं, लेखक ने कहा है कि मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू आदमी पे चल जाता है। लेकिन उसने एक जगह और बताया है कि अगर आपका मन खाली हो, जेब भी खाली हो, तो भी बाजार का जादू चल जाता है। जैसे कि मन खाली होना का मतलब है कि प्लानिंग नहीं आपने किया है, प्लानिंग के बिना आपका मन खाली है, लेकिन जेब में पैसा है तो आप अनर्गल चीजें खरीदाते हैं। लेकिन आपका मन खाली है, प्लानिंग नहीं किया आपने कि आपको वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, क्या लेना है, और जेब खाली है, जेब में पैसा नहीं, तो भी आप अनावश्यक चीजें उठा लाते हैं। आपके साथ आपका कोई मित्र खड़ा है तो उससे उधार लेकर के वो चीज आप खरीद लाते हैं, या फिर जो शॉपकीपर है उससे वो चीजें उधार में ले आते हैं, लेकिन ले आते जरूर है क्योंकि वो चीज हमारी आंखों को जम गई है। अब हमें वो चीज चाहिए, हमारी इच्छा पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के वो चीज उठा ले आए। इस प्रकार से भी बाजार हमें अपने प्रभाव में ले लेता है। कुछ लोगों का तो ये स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है, उनका मन खाली होता है कि वो जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बैंक से लोन लेकर के बाजार से बहुत सारी चीजें खरीद लाते हैं। गाड़ी है और महंगे महंगे सोफा है, महंगी महंगी चीजें हैं, खरीद करके लाए, जबकि उन चीजों के बिना भी उनका काम चल सकता था, लेकिन वो लाते हैं। तो बाजार इस प्रकार से हमारे मन को अपने प्रभाव में ले लेता है, तो हमें सचेत रहना है। अब इतनी सुंदर तरीके से, अब तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है कि दिन भर आप लोगों ने देखा होगा कि सौंदर्य साबुन का प्रचार आता है और ब्यूटी क्रीम का प्रचार आता है। अब उदाहरण के लिए लक्स का ही नाम ले लीजिए। दिन भर में आप कोई टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं और दिन भर में 20 बार 25 बार कार्यक्रम के बीच में लक्स साबुन का प्रचार आ रहा है। अब जैसे ही दुकान पे गए और दुकानदार ने आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, और एक लक्स का साबुन भी पकड़ा दो, तो ये आपके अचेतन मन में घुस जाता है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी वो बाजार जो है हमारे मन को अपने प्रभाव में ले रहा है। इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर अब बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं कि ये ब्यूटी क्रीम लगा करके हम गोरे हो गए, ऐसे हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं। तो महिलाओं जबकि उस ब्यूटी क्रीम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो चूंकि अभिनेत्री उसका प्रचार कर रही, उसका विज्ञापन कर रही, उसके प्रभाव में आकर के वह उस वस्तु को खरीद ले रहे हैं।
हकीकत में कितने साल से लोग ब्यूटी क्रीम लगाते आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अफ्रीका के लोग गोरे हो जाते, काले क्यों होते? लेकिन बाजार ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दी है, और बाजार के प्रभाव में आकर के हम लोग अनर्गल काम कर रहे हैं। जिस चीज का ज्यादा टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, और इस चीज की तो हमें आवश्यकता है, ये चीज हमारे लिए सही है। और उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है विकसित होती जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा उपभोग में विश्वास करते जा रहे हैं। तो बाजार जो है समाज में असंतोष उत्पन्न कर रहा है, तृष्णा उत्पन्न कर रहा है, लोगों में वैमनस्य उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो अनर्गल चीजें ला करके उपभोग कर रहे हैं, वो समाज में एक अपना अलग स्थान बना रहे हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। और उसके बाद उसके बगल में जो उसका पड़ोसी है या उसका कोई रिश्तेदार है जिसके पास वो वस्तुएं नहीं है, तो उसको देख करके वो ईर्ष्या करता है और उन वस्तुओं से को प्राप्त करने का वो कोशिश करता है। हो सकता है उसकी इनकम ना हो तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो सही या गलत कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेता है। बाजार जो है दो व्यक्तियों को दूर करने में बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि ये बाजार का इंद्रजाल अधिकतर लोगों को अपने प्रभाव में ले चुका है। तो हमें बहुत ज्यादा इन सारी चीजों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तीसरा उदाहरण लेखक ने अपने पड़ोसी भगत जी का दिया है। भगत जी लेखक के पड़ोसी हैं और वो चूरन बनाने का काम करते हैं, चूरन बना करके बेचते हैं। तो चूरन बना करके बेचते हैं, भगत जी का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, वो चूरन बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन भगत जी का यहाँ लेखक ने उदाहरण दिया है कि उनका मन जो है भरा हुआ है। और पहले दो मित्रों का उन्होंने जो उदाहरण दिया था, उन्होंने बताया था पहले मित्र के पास पहले मित्र का भी मन खाली था, दूसरे मित्र का भी मन खाली था। एक मित्र जाता है बाजार से बहुत ज्यादा सामान ले आता है, उसे पता नहीं होता है कि उसे वास्तव में इस चीज की आवश्यकता थी या नहीं थी। और दूसरा मित्र जो है उसके भी मन में प्लानिंग नहीं था, उसका भी मन खाली था, वो बाजार से कुछ भी नहीं लाता है। लेकिन भगत जी को पता है कि उन्हें वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, उन्हें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो भगत जी चूरन बना करके बेचते हैं, उनका चूरन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चूंकि ये निबंध बहुत पुराना है तो उस समय पैसे चलते थे, भगत जी दिन भर में 6 पैसे का चूरन बेचते हैं। और जब उनके 6 पैसे पूरे हो जाते हैं तो बाकी बचा हुआ चूरन वो बच्चों में बांट देते हैं, जबकि वो चाहे तो दूसरे दिन बेच करके उसका पैसा ले सकते हैं या फिर उसी दिन बेच कर पैसा ले सकते हैं। लेकिन उनकी जो आवश्यकता है 6 पैसे की है, 6 पैसे का चूरन बेच देते हैं, बाकी चूरन बच्चों में बांट देते हैं। लेखक ने कहा कि वो इतना अच्छा बनाते हैं, चाहे तो बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं, लेकिन भगत जी के बहुत ज्यादा कोई इच्छा नहीं है। लेखक एक उदाहरण कह सकते हैं कबीरदास का, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही है शहंशाह। यानी जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, उसको शहंशाह कहा जा सकता है, राजा कहा जा सकता है। तो भगत जी अपने स्वभाव से शहंशाह के समान है, क्योंकि उनका अपने मन पर नियंत्रण है। उनको पता है कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और लेखक मतलब ये कहता है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि भगत जी के मन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। उसके 2 मित्र भी बाजार गए थे, उनके ऊपर बाजार का पूरा प्रभाव पड़ा। लेखक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन भगत जी के ऊपर बाजार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। लेखक कहता है ऐसा नहीं कि भगत जी बाजार नहीं जाते हैं, भगत जी चांदनी चौक जाते हैं, चूरन का सामान लेने पंसारी की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे जीरा काला नमक जो भी उनके चूरन में डालने का सामान होता है वहां से वो लेते हैं। लेकिन वो कहीं अन्य स्थान पर नहीं रुकते, क्योंकि उनको पता है कि कहीं और स्थान पे उन्हें उनकी जरूरत की सामान नहीं मिलने वाला है, इसलिए उस जगह पे जाते नहीं। रास्ते में सबसे मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, अपना दैनिक कार्य करते हैं, लेकिन उनके मन पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वह गरीब होते हुए भी वह एक बादशाह के समान है, क्योंकि उनके अंदर संतोष का भाव है, संतुष्टि का भाव है, उनके अंदर कोई लालच नहीं है, उनकी इंद्रियां उनके काबू में है, इसलिए वो सुखी हैं, इसलिए वह संतुष्ट है। लेखक कहता है कि पैसे की एक व्यंग्य शक्ति भी होती है। पैसे का जो परचेजिंग पावर होता है, उसके परचेजिंग पावर के द्वारा तो हम लोग समाज में अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना ही चाहते हैं, उसकी एक गर्मी होती है पैसे की, लेकिन उसकी एक व्यंग्य शक्ति भी होती है।
पैसा देख करके, दूसरे पैसे वाले को देख करके दूसरा एक व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति को देख करके दूसरा जो कम पैसे वाला व्यक्ति है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। लेखक ने स्वयं अपना उदाहरण दिया है कि जब वो बाजार जाता है और उसके बगल से कोई एक महंगी कार फर्राटे से जब निकलती है तो उसका मन कहता है कि वो देखो, उसे कहते हैं मोटर, तुम्हारे पास मोटर नहीं है। उसका मन उसे कहता है उस व्यक्ति के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। फिर लेखक के मन में ये दुख होता है कि मुझे कैसे माता पिता मिल गए, किस घर में मेरा जन्म हो गया कि मैं इन सुख सुविधाओं से वंचित रह गया। जहां पर उसे अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया और जीवन में कुछ करने लायक बनाया, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन उस महंगी गाड़ी को देख करके वो अपने भाग्य पर रोने लगता है, अपने माँ बाप को कोसने लगता है कि कैसे घर में हमारा जन्म हुआ। तो इस प्रकार से पैसे की व्यंग शक्ति हमारे ऊपर काम करती है, लेखक ने बताया है। तो इस तरीके से लेखक जो है हमें फिर कहता है, हमें उपाय भी बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने मन पर काबू करना चाहिए, क्योंकि मन पर काबू करना बहुत कठिन कार्य है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि मन जो है सारी अच्छी चीजों को, जब जितनी बुराइयों का जड़ है, मन सारी बुराइयों का जड़ है, तो मन सारी अच्छाइयों को भी जन्म देता है। तो हमें मन को जबरदस्ती बलपूर्वक दबाना नहीं है, बल्कि उसको समझा बुझा करके बुद्धिमत्ता पूर्वक मन को रखना है। तो लेखक ने हमें बताया है कि मन को एकदम से खाली का मतलब करने का मतलब ये नहीं कि उसे शून्य में ले जाना है, उसको एकदम खाली कर देना है। क्योंकि शून्य में ले जाने का मतलब कि ईश्वर से एकाकार हो जाना है, यानी लोभ मोह मद काम क्रोध सारी चीजों से जब आदमी मुक्त हो जाता है तो वो शून्य हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। और निर्विकार व्यक्ति तो ईश्वर से एकाकार कर लेता है। तो ये कहाँ संभव है कि हम निर्विकार हो जाए और हमारा ईश्वर से एकाकार हो जाए। तो फिर लेखक कहता है तो फिर हमें कैसे मन को काबू में करना है। तो लेखक ने बताया है कि मन को जबरदस्ती बलपूर्वक भी काबू नहीं करना चाहिए। अगर हम मन को बलपूर्वक काबू में करेंगे तो भी उसका परिणाम दुखद होगा, क्योंकि ऊपर से तो हम मन को जबरदस्ती बलपूर्वक काबू में कर लेते हैं, अंदर से हमारा मन दुखी रहता है तो हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हठ योगियों की तरह हमें अपने मन को जबरदस्ती काबू में नहीं करना है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ सकता है, दूसरे क्रियाकलापों पर पड़ सकता है। तब हमें क्या करना है? लेखक ने बताया है कि मन एक बच्चे के समान होता है। जैसे किसी बच्चे को हम जबरदस्ती काबू में लेने की कोशिश करते हैं तो बच्चा और ज्यादा उदंड हो जाता है और हमारे काबू से बाहर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? उस मन को प्यार से पुचकार करके और बुद्धि पूर्वक उस मन को अपने काबू में लेना है। लेखक ने बताया है कि हमारा मन जो कर रहा है, मन की वृत्तियों को हमें एकदम से नकारना नहीं, क्योंकि मन हमेशा गलत नहीं होता है। कभी कभी आवश्यक चीजों के लिए भी हमारा मन कहता है कि हमें ये चीज चाहिए। तो हमें देखना है कि हमारा मन सही जगह पर स्थित है या गलत जगह पर स्थित है, वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। अगर मन हमारा गलत दिशा में भटक गया है तो उसको प्यार से समझाना है कि ये गलत है, तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वो सही दिशा में जाना है तो उसको समझना है और हमें उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें बताया कि हमें बाजार के बाजारूपन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार का जो बाजारूपन होता है वो दिखावटी होता है, वो बनावटी होता है, वो उसका रूप, उसका आकर्षण सिर्फ दिखावे के लिए होता है, वो अंदर से होला होता है। क्योंकि बाजार जो होता है वो अर्थशास्त्र का जाल होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। बाजार आपकी परेशानी को नहीं समझ रहा है, वो अपना लाभ देख रहा है। तो बाजार में हमें जाना है, हमें सोचना है कि किस चीज को लेने में हमारा लाभ है, किस चीज को लेने में हमारा नुकसान है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। और हर चीज को ललक के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, हर चीज को लालच के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। बाजार में तो बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं और हर चीज हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वो चीज किसी के लिए आवश्यक है तो वो चीज हमारे लिए भी आवश्यक है। हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में देख करके
बाजार से वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। जब हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार बाजार में जाएंगे तो वही बाजार हमें सार्थकता प्रदान करेगा। अगर हमारा मन खाली होगा तो वही बाजार हमें सार्थकता प्रदान करने के स्थान पे हमें दुख देगा। तो हमें अपने मन को भगत जी की तरह नियंत्रण में रखना चाहिए। मन को हमें नकारना नहीं चाहिए और मन की आवश्यकताओं को समझते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और आपको पाठ कैसा लगा आप बताइएगा। नमस्कार।